लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। Hello student, welcome to YouTube channel of LBS College. In today's lecture, we are going to discuss some elements of a story. When we learn about a story, when we read a story, when we just identify, analyze a story, we find some elements in it. जो भी हमारी कहानियाँ होती हैं, जो भी हमारी स्टोरीज होती हैं, उनमें कुछ कुछ एलिमेंट्स डाले जाते हैं जिसके बेस पर वो स्टोरी जो है वो पूरी बनी होती है। जो स्टोरी की कहानी होती है वो इन एलिमेंट्स के आजू बाजू ही पूरी की पूरी बनी होती है। तो आज हम ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर आपको 6 मेन एलिमेंट्स के लिए हैं, जैसे कि सबसे पहला है सेटिंग्स, कैरेक्टर, प्लॉट, फिर है कॉन्फ्लिक्ट, पॉइंट ऑफ व्यू और आखिरी में है थीम। इन 6 बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर ही सारी स्टोरीज की कहानी लिखी होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सेटिंग्स के बारे में। सेटिंग वो एलिमेंट है जो बताता है कि वो स्टोरी कब हो रही है, कहाँ हो रही है, किस एरा की स्टोरी है, किस समय की स्टोरी है, किस टाइम की स्टोरी है। हो सकता है एक बहुत पुराने टाइम पीरियड की स्टोरी हो सकता है एक अभी के टाइम की स्टोरी हो, या बिल्कुल मॉडर्न टाइम की स्टोरी हो। तो ये एरा हमें सेटिंग से पता चलता है, उससे पूरे सीन्स क्रिएट होते हैं। इसमें फर्नीचर इंक्लूड होता है, बैकग्राउंड इंक्लूड होता है, क्लोथ्स इंक्लूड होते हैं, जो उनकी पूरी कॉस्ट्यूम होती है कैरेक्टर्स की, वो पूरी की पूरी सेटिंग में डिजाइन होती है। इससे सीन्स भी हमें पता चलते हैं कि कहाँ पर हो रहा है सीन। अगर कोई बीच का सीन है या कोई फॉरेस्ट का सीन है, तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये सेटिंग में होती है। सेटिंग का इस्तेमाल और भी चीजों के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। सेटिंग का यूज होता है टू क्रिएट द मूड और एटमोसफेयर। जो मूड होता है और जो एटमोसफेयर होता है हमारी स्टोरी का, वो क्रिएट करने के लिए सेटिंग का इस्तेमाल होता है। कि हम एक सैड स्टोरी लेके जा रहे हैं या हम रोमांटिक स्टोरी लेके जा रहे हैं, उसका जो बेस होता है वो क्रिएट करने के लिए भी सेटिंग्स का इस्तेमाल होता है। इसके बाद है टू शो अ रीडर अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। रीडर को एक डिफरेंट वे ऑफ लाइफ बताने के लिए कि क्या वो जो राइटर है वो उसको क्या बताना चाह रहा है। कि स्टोरी में वो जो कैरेक्टर है उसकी स्टोरी वो बताना चाह रहा है, तो वो सैड स्टोरी है, किसी पुअर बैकग्राउंड से, किसी रिच बैकग्राउंड से, किस बैकग्राउंड से, क्या स्टोरी है, एक डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। मतलब जो रीडर की खुद की लाइफ है उससे एक अलग लाइफ बताने के लिए राइटर जो है वो सेटिंग्स का इस्तेमाल करता है। इसके बाद टू मेक एक्शन सीम मोर रियल। जो एक्शंस हैं उनको रियलिस्टिक बताने के लिए, जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो वो एक फिक्शन है, मतलब एक पूरी कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है, हम उसे पढ़ रहे हैं। तो उसे रियलिटी बताने के लिए जब हम उसके सीन्स पढ़ते हैं, हम सपोज इमेजिन कर रहे हैं कि हम एक बीच के सीन पर हैं, हम लहरों की आवाज़ उसमें डाल रहे हैं, हम उसमें पत्थर बता रहे हैं, हम उसमें पेड़ पौधे बता रहे हैं, हम उसमें सब चीज़ बता रहे हैं। तो वो चीज़ जब हम कल्पना करते हैं रियलिटी में, तो वो हमें रियल लगता है कि हाँ रियलिटी में एक ऐसा बीच होगा, वहाँ पर ये कैरेक्टर बैठा होगा, उसने ये काम किया होगा। तो जो एक्शंस हैं उनको रियल बताने के लिए भी सेटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर होता है टू बी द सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल। कन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी स्टोरी के लिए। अगर किसी स्टोरी में कन्फ्लिक्ट ना हो मेन कैरेक्टर के बीच में, तो वो स्टोरी का बेस ही नहीं क्रिएट होता है। तो कन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल दिखाने के लिए भी सेटिंग का इस्तेमाल होता है। जब हमें बताया जाता है कि किस वे में उस कैरेक्टर ने कोई काम किया कि वो दोनों अपोज हो गए, या उन दोनों के बीच में नहीं बनी, या उनके बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट है वो आया। फिफ्थ पॉइंट है लास्ट, टू सिंबलाइज एन आइडिया। जो भी आइडिया राइटर हमें बताना चाह रहा है कि किस तरीके से ये काम हुआ है, किस तरीके से पूरी स्टोरी बनाई गई है, वो बताने के लिए, उस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भी सेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स किसी भी स्टोरी के सबसे मेन पॉइंट होते हैं। बिना कैरेक्टर्स के कोई स्टोरी नहीं होती। हर स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं। ये पर्सन्स हो सकते हैं, कोई एनिमल हो सकते हैं, कोई चीजें हो सकती हैं, हर चीज कैरेक्टर कहलाता है। कैरेक्टर्स में मोस्टली दो होते हैं, प्रोटैगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट वो होते हैं जो कि उसके लीड एक्टर होते हैं, मेन एक्टर्स होते हैं, जिनके आजू बाजू पूरी कहानी बनती है। जरूरी नहीं कि ये उस कहानी के हीरो हीरोइन भी हों, जरूरी नहीं कि ये सारे अच्छे ही काम करें। प्रोटैगोनिस्ट वो होते हैं जो सिर्फ उसके मेन कैरेक्टर होते हैं, जिनके ऊपर कहानी बनी होती है। बाकी हीरोइक डीड्स काम करने के लिए हीरो होते हैं। और ऐसे होते हैं एंटागोनिस्ट, वो बिल्कुल प्रोटैगोनिस्ट के अपोजिट होते हैं। वो उनके हर काम में एक बाधा बनते हैं। वो जो भी प्रोटैगनिस्ट करता है उसके अपोज में ही जाते हैं, और जरूरी नहीं कि वो बैड हो या इविल हो, पर वो उसके हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में ही काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे प्लॉट। प्लॉट किसी भी स्टोरी की कहानी होती है। प्लॉट से ही हमें पता चलता है कि स्टोरी किस तरीके से बंधी हुई है। प्लॉट ऊपर नीचे बढ़ते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, कहानी शुरुआत होती है, उसके पीक पॉइंट पे पहुंचती है, क्लाइमेक्स पे पहुंचती है और आखिरी में एंड हो जाती है। तो प्लॉट जो है वो स्टोरी की रूपरेखा है, उसे हम प्लॉट कहते हैं। प्लॉट जो होता है वो लिटरली एलिमेंट होता है, वो स्ट्रक्चर बताता है हमारी पूरी स्टोरी का कि क्या स्टोरी है, उसका क्या स्ट्रक्चर है।
प्लॉट के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे पहला पार्ट है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, सबसे पहले बताया जाता है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, उनके क्या नाम हैं, या कोई एनिमल इंक्लूडेड है, उनके रिलेशंस बताए जाते हैं, उनका सीनिक व्यू से जो है कनेक्शन बताया जाता है। तो सबसे पहले एक्सपोजिशन आता है, वहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है, धीरे धीरे हमारी स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती है। फिर आता है राइजिंग एक्शन, वो एक्शंस होते हैं जिनकी वजह से हमारी कहानी की स्टोरी एक जो उसका आइडिया होता है, जो उसका थीम होता है, वहां पे पहुंचती है कि हाँ इस वजह से ये चीज होने वाली है। अगर हम जैसे कोई थ्रिलर मूवी पढ़ रहे हैं, थ्रिलर नॉवल पढ़ रहे हैं या थ्रिलर मूवी देख रहे हैं, तो उसमें जो थ्रिलिंग पार्ट है वो जो आता है वो राइजिंग एक्शन कहलाता है, कि वहीं से हम वहां पे पहुंचते हैं कि अब ये पॉइंट आया है जहाँ पर जाके हमें सोचना पड़ता है कि ये मूवी में थ्रिलर वाला पार्ट जो आ रहा है वो आ रहा है, या हम कोई हॉरर पढ़ रहे हैं तो उसमें जो घोस्ट की स्टोरी है वो हमें पता चलती है। तो जो राइजिंग एक्शन होता है वो हमें उसके मेन पॉइंट तक लेकर जाता है। फिर होता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है जहाँ पे हमें सस्पेंस क्रिएट किया जाता है। सस्पेंस करके ही हमें बताया जाता है कि अब उसके आगे हम स्टोरी को आगे सोचने की कोशिश करते हैं कि अब क्या हुआ होगा। हमें जब पूरे कैरेक्टर पता चल गए, हमें पूरी स्टोरी पता चल गई, अब हम उसके क्लाइमैक्स तक पहुंच गए हैं कि हाँ अब इसके आगे हम जानना ही चाहते हैं कि इसमें क्या होगा आगे। हम क्लाइमैक्स के बाद कभी भी स्टोरी छोड़ नहीं पाते। फिर होता है फॉलोइंग एक्शन। फॉलोइंग एक्शन में जब हमें पता चल जाता है कि हाँ ये हो गया, फॉलोइंग एक्शन में यूजुअली कभी कभी बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं, फ्लैशबैक बताते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, इस वजह से हम इस क्लाइमैक्स तक आए हैं, या फिर हमें उसके आगे का पता चलता है कि अब ये पार्ट होगा और एंड में जाके कंक्लूड हो जाएगा। और आखिरी में होता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में जो भी एंडिंग स्टोरी है, जो भी एंड है, वो कंप्लीट होकर खत्म हो जाता है। इसके बाद है कुछ स्पेशल टेक्निक्स जो कि स्टोरी में यूज की जाती हैं, उसकी पूरी कैरेक्टर्स को, सारे सीन को, सब चीज़ को बांधने के लिए। जैसे कि होते हैं सस्पेंस, एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए स्टोरी में, और टेंशन क्रिएट करने के लिए कि हर व्यक्ति जानना चाहे, उसमें उत्सुकता बनी रहे, उस नॉवेल को पढ़ने की उत्सुकता उसमें बनी रहे, स्टोरी को पढ़ने की कि हाँ इसमें आगे क्या होगा, उसके लिए हम उसमें सस्पेंस डालते हैं। फोर शेडोइंग वो होता है कि हम किसी चीज़ का हिंट और क्लू बता रहे हैं। मतलब या तो हम कोई सी पिक्चर बार बार दिखा रहे हैं, या हम कोई भी व्यक्ति को बार बार ला रहे हैं, या कोई लाइन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं बताने के लिए कि हाँ हो सकता है एंड में इस चीज़ से कोई कनेक्शन हो और उससे हमारी स्टोरी का एंड हो। थर्ड पॉइंट है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा हीरो की या हीरो से रिलेटेड विलन की, किसी की भी एक पास्ट स्टोरी की हमें पूरी लाइफ पता चलती है, कि पास्ट लाइफ की पूरी स्टोरी हमें बताते हैं कि इसके साथ ऐसा हुआ था, इस वजह से ये इस पोजीशन पर अब जाके पहुंचा है। फोर्थ है सिंबलिज्म। किसी भी सिंबल के थ्रू, किसी सॉर्ड के थ्रू, क्राउन के थ्रू, कोई डायमंड ले लेंगे, क्रिस्टल ले लेंगे, बुक ले लेंगे, की ले लेंगे, किसी भी चीज के थ्रू हम सिंबलाइज कर रहे हैं और स्टोरी की कहानी को आगे ले जा रहे हैं ताकि वो उसके एंड तक पहुंच पाए। फिफ्थ है सरप्राइज एंडिंग। कभी कभी हम एकदम सरप्राइज एंडिंग देते हैं, राइटर को पता चलता है कि हाँ रीडर जो है वो सोच रहा है कि हम यहाँ तक जाने के बाद ये होने वाला है, ये होगा, ये होगा, एंडिंग हम पहले से गेस कर लेते हैं। लेकिन राइटर कभी कभी एकदम सरप्राइज एंडिंग दे देते हैं जो कि रीडर कभी गेस नहीं कर पाता, तो वो भी जो स्टोरी है उसको एक्साइटिंग बनाता है। फिर है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट जो है वो किसी भी स्टोरी का मेजर पार्ट है। जैसे मैंने आपको कहा, कन्फ्लिक्ट के बिना कभी भी स्टोरी बन ही नहीं सकती, उसका प्लॉट ही नहीं बन पाएगा। अगर हमारे पास एक मेन हीरो है तो हमें एक विलन भी चाहिए। अगर विलन नहीं होगा तो हीरो के जो भी काम है, जो हीरोइक डीड है, वो कुछ भी काम के नहीं रहेंगे। तो इसलिए जो भी कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेन कैरेक्टर और अपोजिट कैरेक्टर के बीच में। कन्फ्लिक्ट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट हो सकता है या इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट वो होते हैं कि जब हीरो का किसी और व्यक्ति के साथ में कन्फ्लिक्ट हो, नेचर के साथ में कन्फ्लिक्ट हो, एनवायरमेंट के साथ में कन्फ्लिक्ट हो, सोसाइटी के साथ में कन्फ्लिक्ट हो, मतलब कोई भी चीज जो उसे अपोज कर रही है वो बाहर से एक फैक्टर है, तो वो सारे एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट कहलाएंगे। और ऐसे ही अगर सारी चीजें इंटरनल हो रही है, मतलब उस व्यक्ति का अपने आप से ही लड़ाई है, अगर वो डिप्रेस्ड है या वो किस चीजों को ठीक नहीं कर पा रहा, उसे एंगर इश्यूज हैं, उसे मैनेजमेंट इश्यूज हैं, या जो भी इश्यूज हैं जो इंटरनली उसके खुद के हैं, तो वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट में कहलाएगा। फिर है हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी स्टोरी जब लिखी जाती है तो या तो वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी जाती है या थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी जाती है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है जब हम उसको लिख रहे हैं, राइटर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं कि मैंने ऐसा किया, मैं ये कर रहा था, मैं वहां जा रहा था, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा सोचा, मैंने ये देखा। जब मैं करके लिखा जाता है तो वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मतलब वो राइटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है कि वो जो कैरेक्टर है वो राइटर ही है, मतलब जो मेन कैरेक्टर है वो हमें राइटर का ही बताते हैं। और थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तब होता है जब कैरेक्टर किसी और के बारे में बता रहे हैं, कि कोई एक नाम ले लिया हमने, सपोज अलेक्जेंड्रा, तो अलेक्जेंड्रा ये कर रही थी, अलेक्जेंड्रा वहां गई थी, अलेक्जेंड्रा की इससे बात हुई। जब भी वो चीज थर्ड पर्सन में आ जाएगी वो थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू होगा। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में हम सारे कैरेक्टर की अलग अलग स्टोरी भी जान सकते हैं। सपोज अलेक्जेंड्रा है, एक एंटोनी है, एक क्लियोपैट्रा है, तो इन सबके अलग अलग कैरेक्टर्स भी जा सकते हैं, इनकी अलग अलग स्टोरियां भी हमें पता चल सकती हैं, लेकिन वो सब थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में ही जाएंगी। लास्टली हमारे पास है थीम।
थीम जो है, जब हमारी पूरी स्टोरी बन जाती है, जब प्लॉट आ गए, कैरेक्टर आ गए, ये सब चीज़ आ गई, तो जो हमें उसका मॉरल मिल रहा है, मतलब वो जो स्टोरी जिस पर्पस की वजह से लिखी गई है, वो उसका थीम होता है, जो उसका मेन एसेंस होता है कि वो स्टोरी क्यों लिखी गई है। आप जब उस स्टोरी को पढ़ेंगे, आप उसको सोचेंगे कि आखिर राइटर हमें यहाँ क्या बताना चाह रहा है, इस चीज़ में हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, या इस स्टोरी से, इस कैरेक्टर से, इनकी इस हरकतों से, जिस भी चीज़ से हमारी स्टोरी जिस मुकाम तक पहुंची, तो उससे हमें क्या मिला, क्या सीखने मिला, क्या मॉरल लेसन मिला, तो वो जो चीज़ होती है वो थीम होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जाने एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी। 6 एलिमेंट्स थे हमारे अलग अलग, जिनसे एक स्टोरी की पूरी कहानी बनती है। जितनी भी कहानियाँ होती हैं, हमारी नॉवेल्स होती हैं, वो उससे बनती हैं। थैंक यू।